मंजली बहू रत्ना भीषण गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसके चलते पसीने से भीग जाती है। हाय हाय, आज तो रसोई एकदम ईंट की भट्टी जितनी तप रही है। ऊपर से इतनी सारी रोटी बनाने में मेरी तो हालत खराब हो गई। तभी बड़ी बहू सुधा बर्तन मांजकर घर में आती है। हे भगवान, मकान के अंदर तो जैसे आग बरस रही है, कितना भपका छाया है। गर्मी से परेशान खटिये पर बैठा ससुर रामदीन भड़कते हुए कहता है, बड़ी बहू, मकान को भट्टी जैसे तपाने में तुम बहुओं का योगदान है। गर्मी का मौसम है, ये नहीं कि खाना पानी बाहर खुले आंगन में बना ले। चैन छीन रखा है भाई। अजी, क्यों तुम जब देखो बहुओं को टेढ़ी बोली बोलते हो? अब हमारे पास रहने को एक ही कमरा है, तो नहाना खाना पीना सोना सब इसी में ही करना पड़ेगा। देखो भाग्यवान, पहले ही गर्मी से मिजाज खराब है, तो मुझसे झगड़कर माथा गरम मत करो। ससुर खटिया उठाकर आंगन में बिछा लेता है, मगर 2-4 मिनट गुजरते पसीने में नहा जाता है। हे राम जी, आंगन में तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी धूप हो रही है, ऊपर से एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा है। तभी रत्ना, गोपी, सुधा चूल्हा उठाकर बाहर लाकर खाना बनाती हैं। ससुर जी, आप अंदर जाकर बैठ जाइए। बेचारी तीनों खुद तगड़ी गर्मी और लू में खाना बनाती हैं। इस चिलचिलाती गर्मी ने तो कसम से नींद चुरा रखी है। सारी रात घर में घमस रहती है, नींद भी नहीं पड़ती। गोपी, तुम तो फिर भी झक मार लेती हो। हम दोनों की तरह बाल बच्चे वाली नहीं हो। जैसे थोड़ी आंख लगती है तो पानी मांगते हैं, कभी उन्हें पंखा करो, ऊपर से धूप में लू खाकर सबको खाना बनाकर खिलाओ। चैन तो है ही नहीं। आंटी जी, ऑरेंज वाला कलर आपके मकान पर बहुत सूट करेगा। अरे ना ना भाई, ये गर्मी में ये ऑरेंज कलर तो बहुत गर्म करते। ठंडे कलर से पेंट करवाना है। मेरी परिधि बहू जो कलर पसंद करेगी उसी से पेंट करना। भैया, आप ओशन ब्लू और पर्पल कलर से पेंट करना और ऑयल पेस्टल वाला पेंट करना, क्योंकि इससे पेंट की पपड़ी झड़ जाती है। ठीक है मैडम जी। पड़ोसन के घर में पेंट होते देखकर तीनों बहुएं अपना टूटा टूटा मकान देखकर दिल उदास कर लेती हैं। हमारे पड़ोसियों के पास तो जैसे अंधाधुंध पैसा है। हर कुछ महीने पर घर की पुताई करवाने में अच्छा खासा खर्चा लगाते। जेठानी जी, हमारे पड़ोसियों के मकान के मुकाबले हमारा ससुराल देखने में एकदम खंडहर जैसा लगता है। छत भी एकदम कमजोर है और दीवारों से मिट्टी झड़ती है। पता नहीं हमारे पति लोगों की कमाई कब अच्छी होगी, कब करवाएंगे वो घर पक्का। कुछ देर में पसीने से तरबतर दोनों बड़ी और बीच वाली बहू के बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, मुझको बहुत खुजली मच रही है, नहला दो ना। सुधा जी, देखिए मेरे बच्चे के नाजुक शरीर पर घमौरी से भर गई है। आग लगे इन तीनों भाइयों की कमाई में। रत्ना, रो मत, चलो नदी पर से नहला लाते हैं बच्चों को। मैं गागर और मटका भी लेके आती हूँ, उसे भी भर लेंगे। कहर बरसाती गर्मी से परेशान होकर तीनों अपने बाल बच्चों को लेके नदी पर लाकर नहलाती हैं। हाँ मम्मी, नदी का पानी बहुत गर्म है, मुझे नहीं नहाना है। हे भगवान, सूरज की गर्माहट से नदी का भी पानी उबल रहा है। शाम को थोड़ी ठंडक होगी तो ले चलेंगे पानी। मगर जेठानी जी, इतनी गर्मी में इतनी दूर नदी के चक्कर कौन काटेगा? घर में पीने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है इस नदी का पानी भरने के अलावा। छोटी बहू गोपी नदी के गर्म पानी को लबालब गागर मटका भर कर घास पर रख देती है। ताज्जुब की बात है, इस नदी के तीरे हवा भी नहीं चल रही है, फिर भी गजब की ठंडक है। रत्ना, यहाँ ठंडक इसलिए क्योंकि हरी भरी घास उगी है। इन्हीं जमीन के अंदर से पानी मिलता है ना, इसीलिए सर्दी गर्मी किसी भी जलवायु में पनप जाते हैं। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया, पानी पी लेती हूँ। गोपी जैसे ही मटके में से पानी पीती है तो वो बर्फ जितना ठंडा हो चुका था। वैसे तो इस चिकने घड़े में रात भर छोड़ने पर भी पानी इतना ठंडा नहीं होता, मगर आज तो मटके ने फ्रिज का पानी फेल कर दिया। तभी बड़ी बहू की बेटी, जो कि 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी, पानी की ठंडक का कारण बताती है। चाची, मटके का पानी इसलिए ठंडा है क्योंकि घास में पानी की नमी होती है। मैंने एसएसटी में पढ़ा है, पहले के लोग घास के घर बनाकर रहते थे। बच्ची की बात तीनों बहुओं का जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जल उठती है। ये जुगाड़ हमें पहले क्यों नहीं सूझा? हम इस घास का इस्तेमाल करके कितनी जुगाड़ू चीजें बना सकते हैं। तीनों जमीन की सारी घास नोच कर उसे घर ले आती हैं, जहाँ उनके पति कोयले के खान से आकर पसीने में बैठे पड़े थे। आ गई तुम सब, कब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाना परोस दो। और ये घास के बोझे किस लिए लाई हो हमारे घर? मैं तो माल जाल भी नहीं जो चारा खिलाना है। दिनेश के पूछने पर सुधा कहती है, अजी इस घास से हम गर्मियों में अपना ससुराल बनाएंगे। घर सुधा भाभी, इतनी चिल्लाती गर्मी में घास का घर नहीं टिकने वाला। 2-4 दिन में घास मुरझाकर पीली पड़ जाएगी।
अखिलेश देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उसका भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तीनों मिलकर घास की दीवार, दरवाजे और छत की मचान बनाती हैं, जिससे अब उनके गरीब ससुराल वाले सहयोग देते हैं। ये घास तो दीवार पर टिकी नहीं रही है, इसका क्या जुगाड़ लगाएं? गोपी बहू, दीवारों पर पहले कच्चे गोबर मिट्टी से लीप दो, फिर देखना आसानी से घास चिपक जाएगा। गोपी अपनी सास का जुगाड़ू पैतरा आजमा कर ऐसा ही करती है। वहीं दो बहू ऊपर चढ़कर घास की छत बनाती हैं। रत्ना, हमें मचान पर घास की मोटी परत बिछानी होगी ताकि आंधी तूफान में उड़े नहीं। उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, हम किनारों पर ईंट रख देंगे। घास का घर तैयार करते सूरज डूब जाता है, सब घर के अंदर आते हैं जहाँ गजब की ठंडक थी। तभी रामदीन प्रशंसा करते हैं। गोदावरी, मेरी जुगाड़ू बहुओं की तो दाद देनी पड़ेगी। इतने दिनों से गर्मी में घर चिमनी जितना भभकता था, मगर आज कितनी राहत है। सच में आज घर में घमस नहीं है। माँ जी, बाबूजी, आप सब लोग खाना खाएंगे ना? नहीं बहू, मेरी तो खाना खाने की इच्छा नहीं है। बस एक गिलास मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल के। सुधा जैसे ही मटके से पानी निकालती है वो गुनगुना था। मटके का पानी तो दोबारा से गर्म हो गया, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। सुधा मटके के चारों तरफ घास लगा देती है, जिससे पानी ठंडा रहने लगता है। वाह बहू, ये ठंडा ठंडा सत्तू पीकर मेरी तो सारी गर्मी उड़नछू हो गई। फिर तीनों जुगाड़ू बहुएं रसोई में खाना बनाती हैं, जिससे कमरे में गर्मी भरने लगती है। हमारा घास का घर फिर से तपने लगा। कमरे के अंदर ही रसोई है तो ये तो होगा। हमारे ससुराल वालों ने मकान बनवाते टाइम एक किचन भी नहीं निकलवाया। रसोई तो अलग होनी चाहिए, ऊपर से इस रसोई में रैक भी नहीं है, सारा सामान बिखरा रहता है। रत्ना के कहे पर गोपी अपने जुगाड़ू दिमाग को दौड़ाती है। मंजली जेठानी जी, अगर हम चाहें तो घास की जुगाड़ू रसोई बना सकती हैं। अगले दिन तीनों तपतपाती गर्मी में जंगल से हरी भरी घास और कुछ लकड़ी काट कर भी घर लाती हैं, जिससे वो आंगन में नींव खोदकर जुगाड़ू घास की रसोई बनाती हैं। वैसे हमारी घास वाली रसोई एसी रसोई जितनी ठंडक कर रही है ना। हाँ सच में, यहाँ मन भी व्याकुल नहीं हो रहा। बस मसाले के डिब्बे रखने के लिए लकड़ी की रैक बना लेते हैं। तीनों बड़े सुख से घास की रसोई में खाना बनाती हैं, जहाँ गर्मी पास होने के लिए उन्हें बीच से खिड़की भी निकाली थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राजू, माँ, हमारे सारे दोस्तों के घर में बढ़िया झूला लगा है, आप भी हमारे लिए बना दो ना। जेठानी जी, आपको पता है हाई फाई घर के लोग छत और गार्डन एरिया के झूले लगवाते। काश हमारे घर में होता। हमने घास का घर तो बना लिया, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि महंगा फर्नीचर डलवा सके। घर कितना खाली खाली लगता है। जुगाड़ू बहुओं की फर्नीचर की ख्वाहिश सुनकर उनके पति कहते हैं, आप तीनों ने जुगाड़ लगाया, घर का दुख दूर कर दिया, अब इसका सजावट की जिम्मेदारी हमारी है। अब तीनों के पति जंगल से मजबूत फर्नीचर वाला टिकाऊ सागौन की लकड़ी काट कर लाकर कुर्सी, खाना खाने का डाइनिंग टेबल, पलंग और बच्चों के लिए झूला भी बनाते हैं, जिससे बहुएं घास और फूल पत्तियों से सजा देती हैं। अब 4-4 मंजिल के मकान वाले अड़ोसी पड़ोसी जो कोई भी जुगाड़ बहुओं का घास वाला घर आंगन देखता तो वो गांव के खूबसूरत रहन सहन से जुड़ाव महसूस करता है। बहुओं, तुम सबने साबित कर दिया कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, जो घर को स्वर्ग बनाती। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी जुगाड़ू बहुएं मिली। अंत में जुगाड़ू बहू घास और लकड़ियों की सहायता से कूलर और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी बनाते हैं और कबाड़ी के यहाँ से मोटर तार सब कुछ खरीद कर लाकर उसे चलने लायक बना देती हैं, जिससे अब उनकी गर्मी का गुजर बसर बड़े अच्छे से होने लगता है। हाँ यार, मैं अपनी ससुराल में बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त जिंदगी कट रही है मेरी नदी के किनारे। अच्छा, मुझे अभी बोटिंग करने के लिए जाना है, बाद में बात करती हूँ। उदास निकिता अपने दोस्तों से बातें करके फोन रख देती है। अपने दोस्त के साथ के कुछ लम्हे याद करती है। तुम्हारा सपना पूरा हो या ना हो, पर मेरा सपना तो पूरा हुआ। मेरी शादी नदी के किनारे हो रही है। तुम सोचो, मैं सुबह जल्दी उठकर नदी का नजारा देखूंगी। मेरा कभी अगर दिल किया तो अपने पति के साथ नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ूंगी, बोटिंग करूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं कि तेरी मौसी तेरी शादी इतनी अच्छी जगह कर रही है। मौसी इतनी भी बुरी नहीं है, समझी? वो हमारी निकिता का भला ही चाहती है। पूर्वी निकिता के चेहरे की खुशी देखकर उससे जलने लगती है। निकिता ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी नदी के कुछ छींटे निकिता के ऊपर आते हैं और एक छोटी सी लहर में निकिता ने जो खाना बनाया था वो नदी में चला जाता है। बहू, किन ख्यालों में खोई हुई है? तेरी आंखों के सामने तेरा बनाया खाना नदी में चला गया। कुछ ही देर में अर्पित और तेरे ससुर जी आते होंगे। अब तू क्या देगी उन्हें खाने को? अरे भाग्यवान, क्यों बहू पर नाराज हो रही हो? एक तो हमारी बहू यहाँ पर इतनी एडजस्टमेंट कर रही है, वो क्या कम है? बहू, तुम सिर्फ रोटी बना दो। आज हम मछलियाँ ज्यादा पकड़ कर लाए हैं। मैं और अर्पित इसी मछली को पका लेते हैं। रोटी के साथ आज पकी हुई मछली खाएंगे।
अपने ससुर के कहने पर निकिता दोबारा रोटियां बनाकर रख देती है और विनोद अर्पित के साथ बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर जाल लगाकर कुछ मछलियां पकाता है। पापा, पहले ही गर्मी बढ़ती जा रही है, पर आज का मौसम कितना अच्छा है। नदी के किनारे बैठकर खाना खाने में मजा ही आ गया। हाँ बेटा, अब बस थोड़े से पैसे की कमी है। कुछ पैसे और जोड़ लूं तो काजल की शादी और घर दोनों जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अपनी ननद की शादी की बात सुन निकिता खुद से कहती है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। अगर मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मेरी शादी भी किसी अमीर घर में होती, पर मौसी ने मेरी सारी प्रॉपर्टी रख ली और मेरी शादी ऐसे गरीब घर में कर दी। पर उनसे मैं क्या ही शिकायत करूं, उन्होंने मुझे पाला पढ़ाया, मेरे लिए वही काफी था। कुछ देर में वो लोग खाकर जैसे ही उठते हैं, एक लहर आती है और सारे बर्तन पानी में चले जाते हैं। भाभी जल्दी से नदी में चलो, सारे बर्तन पानी में चले गए हैं। इतना बोल काजल अपनी भाभी के साथ नदी में जाती है और सारे बर्तन एक एक करके नदी से बाहर लाकर घर में रखती है। और एक बार फिर नदी का पानी आता है और पूरा घर गीला हो जाता है। इन सब से निकिता और उसका पूरा परिवार परेशान तो था ही, वहीं शहर में निकिता की दोनों दोस्त किटी पार्टी कर रही होती हैं। अरे जब से तुम तीनों की शादी हुई है तुम दोनों तो हमेशा साथ दिखती हो, पर तुम्हारी फेवरेट निकिता कहाँ है? आज ही हमने महारानी जी से बात करी थी। मैडम की शादी इतने बड़े घर में हो गई है कि उसके पास हमसे मिलने का टाइम ही नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मैंने तो सोच लिया है मैं उससे मिलने उसकी ससुराल जाऊंगी और नदी किनारे उसका घर देखूंगी। अब क्या था, दोनों दोस्त निकिता से मिलने के लिए अगले दिन निकिता की मौसी के घर जाकर उसके ससुराल का पता लेकर गाँव पहुँचती है। मैडम जी कह रही थी बहुत अच्छी जगह रहती है। ये है वो अच्छी जगह ना? ना ही पुल है ना ही रोड, कैसे जाए नदी की दूसरी तरफ? कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो पर झूठ बोलना नहीं छोड़ने वाली हो। अरे तुम दोनों को भी नदी के दूसरी तरफ जाना है तो बस 5 मिनट रुको, नाव वाला आता ही होगा। मुझे भी नदी के दूसरी तरफ ही जाना है। जब तू जानती है कि वो सच्चाई हमसे छुपाने की कोशिश करती है तो क्यों उसे परेशान करती है और खुद भी परेशान रहती है। अब उसके घर जाकर उसके अमीर नदी किनारे ससुराल का सच पता चल जाएगा हमें। पूर्वी निकिता से मिलने के लिए काफी खुश थी। कुछ देर बाद नाव वाला आता है और दोनों दोस्त नाव में बैठकर नदी पार कर निकिता के घर पहुंचते हैं, जहां निकिता अपने अमीर दोस्त को देख हैरान हो जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ अचानक, तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया? हमें किसने भी बताया हो, पर तुम पहले ये बताओ तुम्हारा बड़ा सा घर कहाँ गया और तुमने ऐसे गरीबों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और ये क्या, घर के बाहर रसोई और घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है जो नदी पर बैठकर कपड़े धो रही हो? लगता है आप दोनों भाभी की दोस्त हो। आप दोनों घर में बैठो, मैं अभी माँ पापा और भैया को बुला कर लाती हूँ। इतना बोल काजल शोभा, विनोद और अर्पित को बुलाने के लिए चली जाती है, तो वहीं निकिता अपनी दोस्त को घर में ले जाती है। पर नदी के पास ही घर था, इसलिए घर का आधा हिस्सा गीला था। घर तो अंदर से भी गीला है, तुम खाट के ऊपर पैर करके बैठ जाना। निकिता ये सब क्या है? तेरे घर में तो बैठने की भी जगह नहीं है और तू कह रही थी कि तू बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। मैंने तो पहले ही कहा था ये हमसे झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, हम नदी के दूसरी तरफ रहते हैं। हमारा असली घर दूसरी तरफ है। ये जमीन भी हमारी है, इसलिए हम लोग यहाँ रुके हुए। बहुत जल्द मेरी ननद की शादी है और हमने कुछ पैसे जोड़े हैं ताकि यहाँ घर बना सके। अगर यकीन नहीं होता तो रुको, मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें। अपनी गरीबी छुपाने के लिए निकिता बिस्तर के नीचे से कुछ पैसे निकालकर अपने दोस्तों को दिखाती है, जिसके बाद पूजा का मुंह बंद हो जाता है। कुछ देर में शोभा अपने परिवार के साथ हाथों में मिठाई, समोसे आदि लेकर आती है और काजल घर के बाहर बैठकर मेहमानों के लिए चाय बनाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि निकिता झूठ नहीं बोल रही। भला गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पूजा पूर्वी की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और नाश्ता करके वहां से जाने लगती है। तब पानी की लहर उठती है जिसमें दोनों ही दोस्त गीली हो जाती हैं। अरे बेटा, तुम दोनों तो गीली हो गई, अब एक रात यहीं रुक जाओ। नहीं आंटी, हम तो बस यहाँ निकिता से मिलने आए थे। हम निकिता के कपड़े पहन के यहाँ से चले जाएंगे, घर जाना बहुत जरूरी है। सुनिए जी, बहू के तो सारे कपड़े फट गए हैं और हम घर बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। खाली हाथ मेहमानों को कैसे यहाँ से जाने दें? पैसे उधार लेकर अच्छे से स्वागत तो कर दिया, पर ये लोग क्या सोचेंगे कि निकिता के ससुराल वाले कितने गरीब हैं। पूजा शोभा की सारी बातें सुन लेती है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी दोस्त की शादी गरीब घर में हुई है और इसीलिए कपड़े बदलने के बहाने जब पूजा घर में जाती है तो वो निकिता के घर में रखी सारे पैसे चोरी कर लेती है। कुछ देर में वो दोनों दोस्त नाव में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाती हैं। अगले दिन, बहू, मैंने आज मिस्त्री को बुलाया था
उसने एडवांस में 50,000 रुपए मांगे हैं। तुम घर से कुछ पैसे ले आओ। विनोद के कहने पर निकिता घर में पैसे लेने जाती है और घर में पैसे न देख परेशान हो जाती है। और जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है तो विनोद को हार्ट अटैक आ जाता है। अजय, ये आपको क्या हो गया? निकिता, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? पैसे कहाँ जा सकते हैं? अगर आज पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यहाँ तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। काजल, तू जल्दी से नाव वाले को बुला। नाव वाले के आते ही अर्पित विनोद को शोभा के साथ हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा पूर्वी को पैसे दिखाते हुए कहती है, उस गरीब के पैसे लेकर आई हूँ मैं। अब देखना कैसे वो खुद फोन करके अपनी गरीबी का सच बताती है। बहुत झूठ बोल लिया उसने, अब उसे सच बोलना ही होगा। पूजा, हम निकिता के दोस्त है, ना कि उसके दुश्मन। ऐसे ही उसकी मौसी ने उसके साथ इतना गलत किया। अगर वो अपनी गरीबी हमसे छुपा रही है तो इसमें क्या गलत है? तू भी तो बहुत सी चीज छुपाती है। तूने ये सही नहीं किया, तो अभी मेरे साथ चल और ये पैसे उसे वापस दे। अगर तूने ये पैसे उसे वापस नहीं दिए और उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तेरे खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। पुलिस का नाम सुनकर पूजा डर जाती है और पूर्वी के साथ वापस निकिता के घर आती है, जहां तूफान में निकिता का घर टूट चुका था। और जब विनोद के बारे में पूजा और पूर्वी को पता चलता है तो पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है। निकिता, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबत आए। मैंने तो बस ये पैसे इसलिए चोरी करे ताकि तू सच बोले, ताकि हम तेरी मदद कर सके। अगर तू मुझे सच बताती तो मैं और पूर्वी तेरी मदद करते, पर तूने कभी हमारी मदद नहीं ली, सब अकेले सहती रही। मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेटा, तुमने जो किया, जिस भी वजह से किया, पर हम पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया ना। आंटी, आप रोना बंद कीजिए। अगर हमारी वजह से अंकल जी की तबीयत खराब हुई है तो उन्हें ठीक भी हम ही करेंगे। हम उनका शहर में इलाज करवाएंगे। पूर्वी और पूजा अपनी गलती सुधारने के लिए वो पैसे निकिता को वापस दे देती हैं और विनोद को शहर ले जाकर इलाज करवाती हैं। क्योंकि पूर्वी का पति इंजीनियर था, इसीलिए वो अपने पति से बात करके उनके गाँव में उस नदी पर एक पुल भी बनवाती है। मैं आप दोनों का कैसे धन्यवाद करूं? आपकी वजह से आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक है और हमारे गांव में जो काम सालों से अटका था वो आज पूरा हो गया। नदी पर पुल बन गया। आप दोनों निकिता की दोस्त नहीं, फरिश्ता बनकर आई हैं। आप तो धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अभी तो मुझे आप लोगों का नदी किनारे मजबूत घर बनाना है ताकि आपको कोई परेशानी न हो। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। इस तरह पूजा अपनी गलती सुधारने के लिए नदी किनारे निकिता का एक मजबूत मकान बनवाती है और घर बनने के बाद विनोद काजल की शादी करता है, वो भी बिना किसी परेशानी के।